जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। पिछले क्लास में थोड़ा सा डिफॉल्ट आने के कारण हम जहां जहां से छोड़े थे उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आपको डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा इत्यादि के बारे में आपको बता दिया था। अब हम उसके आगे चलते हैं। कुछ मापने की इकाइयां हैं, उन मापने की इकाइयों को भी हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गज। आप लोगों ने सुना होगा गज। गज भी एक नापने की इकाई है। आपने चेन के बारे में सुना होगा। जो लेखपाल जब कभी आपके गांव में आया करते हैं जमीन उमीन नाप करने के लिए, तो वो एक अपने साथ चेन लेकर के आते हैं। चेन के बारे में भी जानेंगे। फिर आगे और जो नापने की इकाइयां हैं, समुद्री मील हो गया या एक मील। सड़क पे आपने गांव में अपने सुना होगा कि 3 मील दूर है, 4 मील दूर है, तो उसका क्या मतलब होता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक गज एक गज एक गज में अमूमन कितने फीट होते हैं। एक गज में हम देखते हैं तो एक गज में 3 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं भैया? तो एक गज में 3 फीट होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं एक चेन। एक चेन एक चेन में कितने गज होते हैं? तो हम देखते हैं एक चेन में 22 गज होते हैं। कितने गज होते हैं भैया? 22 गज होते हैं। एक चेन में 22 गज। अगर आपसे कहा जाए कि एक चेन में कितना फीट, तो आप देख रहे हैं कि 22 गज में एक चेन, तो एक गज में 3 फीट। तो एक चेन में अगर यहां आपको एक चेन में फीट बताना होता, तो आप 22 को 3 से गुणा करके बताते 66 फीट। कितना बताते? 66 फीट। तो कितना होता भैया? 66 फीट। अब देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं एक फारलांग। एक फारलांग। जब एक फारलांग की बात करते हैं तो एक फारलांग में कितने चेन होते हैं? तो एक फारलांग में 10 चेन होते हैं। कितने चेन होते हैं? 10 चेन होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक फारलांग में कितना फीट, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक फारलांग में 10 चेन और एक चेन में 22 गज। जब एक चेन में 22 गज, तो 10 चेन में कितना गज? 220 गज। यानी अगर हम कहें कि एक फारलांग में जब हम फीट की संख्या निकालते हैं यानी कितने फीट, तो देखिएगा 10। एक फारलांग में 10 चेन तो होता ही होता है, और एक चेन में 22 गज होता है, यानी हम यहाँ 22 से गुणा कर देंगे। और एक चेन में 22 गज, 22 गज में 3 फीट, यानी यहाँ 3 से और गुणा करेंगे, जो हमारा निकल के आएगा, यानी 22 यानी 66 दाम में 660 फीट। 660 फीट। यानी अगर आपसे एक गज में 3 फीट पूछा जाता है तो आप बता लेंगे। एक चेन में 22 गज, तो एक चेन में कितना फीट? आप कहोगे एक गज में 66 फीट। फिर आपसे कहा जाएगा एक फारलांग में कितने चेन, तो आप बताएंगे 10 चेन। तो एक फारलांग में कितना फीट? तो एक फारलांग में 660 फीट। अगर आपसे कहा जाएगा एक फारलांग में कितना गज, तो एक फारलांग में कितना गज, तो एक फारलांग में 10 चेन और 10 गुणे 22 यानी 220 चेन। सॉरी, 220 गज। कितना भैया? 220 गज। ठीक है। तो आप इसको देखते हुए चलिएगा। इसके आगे भी हम बताते हैं। अरे कहा गया मिटाने वाला? आगे देखते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। इसमें केवल आपको याद ही करना रहता है। जब समझाने वाला टॉपिक आएगा तो हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए चलेंगे। अब इसमें समझाने वाला कोई बात ही नहीं है। अच्छा, फिजिक्स का ये मात्रक, सदिश और अदिश, सदिश और अदिश में थोड़ा बहुत समझाने के लिए है। मात्रक का चैप्टर जो हो गया वो बहुत बोरिंग टाइप सा लगता है। इसलिए बच्चे सोचते हैं कि अरे यार, फिजिक्स में जब पहले ही ऐसा हो रहा है तो इसके बाद फिर और कैसे होगा। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो और बोरिंग हो जाएंगी। तो आगे देखते हैं। आप बोर मत होइएगा, क्योंकि ये जो मात्रक और सदिश और अदिश राशि का चैप्टर है, ये आगे भी हम देखेंगे। अभी आपको यहाँ थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो रहा होगा, लेकिन इसके आगे हम देखते हुए चलेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे देखते हैं एक मील।
एक मील, एक मील में कितना किलोमीटर होता है? तो आप कहेंगे 1.609 किलोमीटर। कितना भैया? 1.609 किलोमीटर। लेकिन आप इतना मत याद रखिएगा, आप केवल ये याद रख लीजिएगा 1.6 किलोमीटर। आप केवल अप्रोक्सीमेट इतना याद रखेंगे, आपके लिए सफिशियंट होगा। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर तो इतना ही रहेगा, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील। अब ये नॉटिकल मील का प्रयोग कहां किया जाता है? तो नॉटिकल मील का प्रयोग समुद्री दूरी को नापने के लिए किया जाता है। किसको नापने के लिए किया जाता है? तो समुद्री दूरी को नापने के लिए किया जाता है। और इसमें कितना किलोमीटर होता है? इसमें कितना किलोमीटर होता है? तो इसमें हम कहेंगे 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। आप अप्रोक्सीमेट कितना याद रखेंगे? 1.8 किलोमीटर। आप कितना याद रखेंगे? 1.8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक फैदम। फैदम क्या है? तो ये फैदम हम समुद्री गहराई को नापने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक फैदम में कितना फीट होता है? एक फैदम में होता है 6 फीट। एक फैदम में कितना फीट? 6 फीट। यानी अगर 6 फीट का कोई एक आदमी होगा तो आप कह सकते हैं कि ये एक फैदम का है। ठीक है, अगर 6 फीट लंबा कोई आदमी होगा तो आप उसे आराम से ये कह सकते हैं कि ये एक फैदम का है। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं बैरल। बैरल आपने सुना होगा, बैरल। अगर नहीं भी सुना है तो याद रखिएगा। आप पहले गांव में कोटा होता है जहां पे आप राशन लेने के लिए जाते हैं, तो पहले कोटे में मिट्टी का तेल आया करता था। जो मिट्टी का तेल आता था तो वो एक ड्रम में रहता था। एक लोहे का ड्रम होता था जो दोनों तरफ से बंद हुआ करता था। तो वो होता है हमारा बैरल। और उस बैरल में कितने लीटर आते हैं? यानी जो हम लेते थे डीजल की बात करें तो डीजल एक बैरल में कितने लीटर आएगा? या एक बैरल में आप चाहे पानी पानी रख दो, पेट्रोल रख दो, डीजल रख दो या कुछ भी रख दो, तो उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो उसकी क्वांटिटी देखिएगा, एक बैरल, एक बैरल, एक बैरल में कितना लीटर? तो 159 लीटर। एक बैरल में कितना लीटर? तो 159 यानी 159 लीटर। 159 लीटर में एक बैरल। यानी जो एक बड़ा सा जो ड्राम होता है उसमें कितने लीटर कैपेसिटी है उसकी? तो 159 यानी 159 लीटर। आगे देखते हैं, एक गैलन। एक गैलन, जब एक गैलन की बात करते हैं तो एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो एक गैलन में 3.785 लीटर। कितना होता है? 3.785 लीटर। तो 3.785 लीटर ना याद रख के आप अप्रोक्सीमेट याद रख सकते हैं 3.8 लीटर। कितना भैया? 3.8 लीटर। यानी एक बैरल में 159 लीटर, एक गैलन में 3.8 लीटर। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक औंस। एक औंस, एक औंस, शायद अगर आपने औंस सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो ये औंस वजन करने की इकाई है। क्या है भैया? वजन करने की इकाई है। तो एक औंस बराबर कितना होता है? तो एक औंस बराबर आपका होता है 28 ग्राम। कितना होता है भैया? एक औंस बराबर 28 ग्राम। 28 दशमलव समथिंग होता है, लेकिन आप याद रखिएगा कितना? 28 ग्राम। एक औंस बराबर 28 ग्राम। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आगे आते हैं भैया, आगे आते हैं, देखते हैं। आगे देखते हैं, एक पाउंड। क्या भैया? एक पाउंड। एक पाउंड में कितना ग्राम होता है? तो एक पाउंड में लगभग 453 यानी 453 ग्राम होता है।
यानी 453 ग्राम। कितना होता है भैया? 453 ग्राम, यानी 47 ग्राम कम है, नहीं तो लगभग आधा किलो के बराबर, लगभग आधा किलो के बराबर, यानी 453 ग्राम। एक पाउंड में कितने ग्राम? तो 453 ग्राम। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। एक कैरेट, एक कैरेट, कैरेट का नाम तो आपने सुना ही होगा कि 1 कैरेट सोना, 2 कैरेट सोना, 3 कैरेट सोना, यानी कैरेट का उपयोग बहुमूल्य वस्तुओं का वजन करने के लिए किया जाता है। तो 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है? तो 1 कैरेट में 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.2 ग्राम। आप इसको आप बस इसको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। और इसलिए फिजिक्स का जो शुरू का टॉपिक है आपको थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है, लेकिन जब हम फिजिक्स का मेन चैप्टर यानी मोशन से शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू होगा। ठीक है, तो अभी तो बस याद करने वाली चीजें हैं, तो बोर मत होइएगा, धैर्य से अच्छे से आप यहाँ पर जो मैं बता रहा हूं आप उसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, और जब फंसते हैं तो बच्चे भी फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप बस उसको देखते हुए चलिएगा, धैर्य से, धैर्य बनाए रखिएगा। बाकी आगे जब हम अपना गति या फिर और अन्य चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां पर समझाने वाली चीजें हैं जहां पे हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया होगा, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे आपने सुना होगा हेक्टेयर। क्या भैया? हेक्टेयर, हेक्टेयर का नाम तो सुना होगा, हेक्टेयर का नाम तो सुना होगा, लेकिन ये होता कितना है? अमूमन हेक्टेयर का उपयोग आपने सुना होगा जमीन नापने के लिए कि फलानवा का जमीन जो है इतना हेक्टेयर है, ढेकनवा का जमीन इतना बीघा है। तो बीघा, हेक्टेयर या एकड़ में जमीन की आप माप करते हैं। तो हेक्टेयर में क्या होता है? देखिएगा, जैसे हमने कहा ये कोई जमीन है, ये 1 हेक्टेयर की है। कितने हेक्टेयर की है? 1 हेक्टेयर की है। तो 1 हेक्टेयर में मतलब हम इसको किस तरीके से इसका माप कर सकते हैं? जैसे देखिएगा, 1 हेक्टेयर यानी ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर, यानी कहने का मतलब ये एक प्रकार का वर्ग बना। तो एक वर्गाकार, यानी अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगा, ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर होगा। लगभग एक वर्गाकार खेत की आकृति जो 100 × 100 मीटर की हो, यानी उसकी चारों भुजाएं 100 मीटर की हो। यानी अगर हम टोटली कहें तो 100 × 100, यहां हम मीटर लिख देते हैं, 100 मीटर × 100 मीटर। तो जब 100 का 100 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा 10,000 मीटर स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि 10,000 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। 10,000 10,000 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल जो होगा आपका, वो लगभग 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। ठीक है, तो 100 × 100 यानी लंबाई भी 100, चौड़ाई भी 100, लगभग एक वर्गाकार की आकृति प्राप्त होती है। तो वर्गाकार खेत की आकृति जो 100 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे, आगे हम आते हैं बीघे पर। किस पर भैया? बीघे पर, बीघा, बीघा। आपने सुना होगा फलाना जमीन इतना बीघा है। अब बीघा यानी आपने सुना होगा बीघा, गांव में हम बीघा बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध होता है क्या? बीघा। अब बीघा में क्या होता है? तो देखिएगा, मान लिया हमने कि ये हमारा कोई खेत है जो 1 बीघा है। क्या है? 1 बीघा। तो हमें पता कैसे चलेगा इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 1 बीघा में आपका 44 गज चौड़ा और 44 गज लंबा होना चाहिए। 44 गज चौड़ा और 44 गज लंबा, यानी कहें तो ये भी एक वर्गाकार आकृति प्राप्त हुई जो कि 44 गज चौड़ा है, 44 गज लंबा है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा 44 गज की है। अब इसमें अगर आपको निकालना होगा इसका क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे?
आप करोगे 44 गुणे 44, यानी आप यहाँ पे 44 और 44 का गुणा करोगे, जो आंसर निकल के आएगा उसका वर्ग गज ही क्या हो जाएगा, 1 बीघा। आपने वर्ग गज सुना होगा कि ये जमीन इतने रुपए वर्ग गज है या इतने वर्ग फुट है। आप एक गज में अभी यहाँ पर पढ़े हैं इसके पहले कि एक गज में कितना फीट, 3 फीट, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 44 में आप 3 का गुणा करेंगे तो वो फीट में बदल जाएगा। यहाँ भी 44 में आपका 44 में 3 का गुणा करेंगे तो फीट में बदल जाएगा, 44 में 3 का गुणा करेंगे तो फीट में बदल जाएगा। फिर जो आएगा फीट और फीट का आप गुणा करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो स्क्वायर फीट में आएगा, ठीक है। तो हम ये आशा करते हैं कि इतना आप लोग तो कर ही लेंगे गुणा भाग। बस आप ये जानिएगा 1 बीघा में 44 गज चौड़ा और 44 गज लंबा, ठीक है। अब इसके आगे बचता है एकड़। क्या बचता है भैया, एकड़ बचता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। एकड़, एकड़। अब देखते हैं कि 1 एकड़ कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। 1 एकड़, 1 एकड़। अब 1 एकड़ की बात करते हैं। मान लिया ये हमारी जमीन जो है वो 1 एकड़ है। क्या है भैया, 1 एकड़ है। अब 1 एकड़ में क्या होता है, 1 एकड़ में जो हमारी लंबाई रहेगी वो 110 मीटर। कितना भैया, 110 मीटर, 110 मीटर लंबाई। और जो चौड़ाई होगी वो 44 गज की होगी। कितना होगा, 44 गज और 110 मीटर लंबा और 44 गज चौड़ा। तो ये वाला जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 एकड़, ठीक है भैया। तो एक हमने यहाँ पर बीघा भी समझ लिया, एकड़ भी समझ लिया, हेक्टेयर भी समझ लिया, चेन भी समझ लिया, मील भी समझ लिया, नॉटिकल मील भी समझ लिया। यानी मापने की जो इकाइयां थी लगभग लगभग हमने उसको खत्म कर दी, ठीक है। अब बचता है आपका प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है वो हम आपको आगे डिफाइन करके बताएंगे जब ये चैप्टर आएगा तब, ताकि उसमें हम यहाँ पर अगर आपको बताएंगे प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष का अगर हम डायरेक्ट मान निकाल के चले तो आपको थोड़ा सा याद करने में, अच्छा याद तो हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं मान लिया भूल गए तो हम प्रकाश वर्ष जो दूरी का मात्रक है, यानी कहने का मतलब प्रकाश की चाल कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना भैया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जब 3 लाख चल रही है तो 1 मिनट में 60 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 1 घंटे में 60 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 24 को गुणा करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में 24 घंटा। और जब एक दिन में 24 घंटा तो 365 दिन का 1 साल। तो 1 साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष। तो उसको हम आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं सदिश और अदिश राशियां। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हेडिंग तो मैंने डलवा दिया था लेकिन थोड़ी बहुत इकाइयां थी जो यहाँ पे हमने देख ली। अब हम आते हैं सदिश और अदिश राशि पर। देखते हैं कि सदिश और अदिश राशियां क्या है। सदिश और अदिश राशियां क्या है, तो जब हम सदिश और अदिश राशि की बात करते हैं तो ये नाम से ही पता चलता है। देखिएगा, एक है आपका सदिश, सदिश, और एक है अदिश। सदिश और अदिश, यानी सदिश राशियां कौन सी होती हैं और अदिश राशियां कौन सी होती हैं। तो जब हम यहाँ पे देखिएगा नाम से ही पता चल रहा है, सादिश, सा मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, यानी दिशा सहित। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दिया हो या परिमाण के साथ साथ दिशा छिपा हो। छिपा होने का सेंस मतलब वो आपको एकदम बताएगा नहीं कि इसमें दिशा है कि नहीं है। जैसे हमने कहा कि मैं खड़ा हूं पूरब की तरफ मुंह करके, तो मैं यहां पे दिशा बता रहा हूं, ठीक है। यानी अगर हमने कहा कि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरब की ओर जा रहा हूं, तो ये क्या है, हमने यहां पे दिशा आपको दे दी, ये क्या है, सदिश है। अगर मैं कहा कि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा हूं, तो मैं चाहे जिधर दौड़ू मेरा मन, मैं चाहे इधर दौड़ू चाहे उधर दौड़ू, चाहे आगे दौड़ू चाहे पीछे दौड़ू चाहे ऊपर दौड़ू, मेरा मन, इसमें दिशा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जो जो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दिया हुआ हो या दिशा छिपा हो,
ऐसी राशियां क्या कहलाएंगी? सदिश राशि। तो फिर अदिश राशियां क्या होगी? जस्ट इसके विपरीत। इसमें दिशा नहीं दिया होगा, इसमें केवल परिमाण दिया जाएगा, दिशा की चर्चा यहां पर नहीं होगी। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो, ऐसी राशियां क्या कहलाएंगी? अदिश राशियां कहलाएंगी। अब देखिए अदिश राशियां कौन कौन सी हैं और सदिश राशियां कौन कौन सी हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं सदिश राशियां कौन कौन सी हैं। सदिश राशि कौन कौन सी है? तो देखिएगा, जो हमारा वेग है, वेग, या हम पहले कहते हैं विस्थापन, पहले आप विस्थापन समझिएगा तब आपको वेग अच्छे से समझ में आएगा। विस्थापन, विस्थापन क्या है? आप एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि विस्थापन तय की गई वह दूरी है, तय की गई वह न्यूनतम दूरी है, या आप सिंपल भाषा में समझिए कि शॉर्टकट रास्ता, शॉर्टकट रास्ता ही क्या कहलाता है? विस्थापन। जैसे अमूमन आप लोगों ने देखा होगा, अब जैसे गांव में एक खेत है, मान लीजिए ये एक खेत है, एक खेत है, या हम कह देते हैं ये दो खेत है। अब हम यहां से चले, यहां से चले, यहां से एक खेत पार किए, यहां दूसरा खेत पार किए, और फिर हमें यहां आना था तो हम यहां से मुड़ करके, यानी हमने कहा कि हम यहां से दक्षिण की तरफ मुड़ गए, यानी हम पूरब की तरफ चल रहे थे, यहां पर आने के बाद हम दक्षिण की ओर मुड़ गए। यानी अगर हम यहां से चले यहां तक, तो यहाँ पे दिशा फिक्स नहीं है, कभी पूरब जा रहा है कभी दक्षिण जा रहा है। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, फिर नीचे कर सकते हैं, या इधर कर सकते हैं, दाएं कर सकते हैं, बाएं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा शॉर्टकट रास्ता। आप यानी आप खेत के मेड़ से यहां गए और यहां से यहां आए, खेत का मेड़ यानी पगडंडी, आप पगडंडी से यहां गए फिर यहां आए। अब यही अगर मैं कहूं कि ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, कितना है भैया? 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो आप यहां से यहां तक कुल कितनी दूरी तय की है? कुल कितनी दूरी तय की है बताइए भैया? तो कुल दूरी आपने तय किया 4 मीटर इधर 3 मीटर इधर, यानी 4 + 3 बराबर कितना दूरी तय किया? 7 मीटर दूरी तय किया। कितना मीटर दूरी तय किया? 7 मीटर दूरी तय किया। अब यही मैं कहूं कि आप शॉर्टकट जाओ, कैसे जाओ? शॉर्टकट जाओ, वही शॉर्टकट क्या कहलाता है? विस्थापन। ठीक है, जैसे हम कहें कि हम शॉर्टकट यहां से यहां चले गए, ये रहा आपका शॉर्टकट। क्या रहा भैया? ये रहा आपका शॉर्टकट। हम तिखा जाएंगे, हम मेड़े मेड़े नहीं जाएंगे, हम तिखा जाएंगे, हम विस्थापन करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? विस्थापन करेंगे। तो अब देखिएगा, जब यहां पर आपने विस्थापन किया तो ये वाली दूरी कितनी होगी? आप पाइथागोरस प्रमेय तो जानते ही होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, जिसे बौधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाने लगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी ये जो तिखा वाला रास्ता है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है कर्ण। क्या है भैया? कर्ण। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है भैया? इसको अगर हम पलट दे या कुछ भी कर दे, इसको हम आधार मान लेते हैं और इसको हम लंब मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, निकालना है कर्ण। आइए एक बार निकाल के देखते हैं। देखिए हमें कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया हुआ है? लंब 3 दिया हुआ है, 3 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो यहां हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना? तो हम कहेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना? तो हम कहेंगे 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 25। हमें निकालना है कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण जब हम इस स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये स्क्वायर किस में बदल जाएगा? करड़ी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? करड़ी में बदल जाएगा। और जब करड़ी में बदलेगा तो के बराबर हो जाएगा √25, और ये आपका मान आएगा 5 मीटर। कितना आएगा? 5 मीटर। तो यहां पर हम क्या लिख दे भैया? ध्यान दीजिएगा, 5 मीटर। यानी जब हम सीधा सीधा मेड़े मेड़े चले थे, मेड़ मेड़ चले थे, पगडंडी पगडंडी चले थे, तो हम चले 4 और 3 7 मीटर चले। और जब हमने कहा तिखा शॉर्टकट रास्ता, तो हमें कितना चलना पड़ा? 5 मीटर चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा?
5 मीटर चलना पड़ा। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि विस्थापन दूरी से छोटा होता है, कह सकते हैं विस्थापन दूरी से छोटा होता है, लेकिन ये सभी कंडीशनों में नहीं है। विस्थापन दूरी से छोटा होता है, लेकिन ये सभी कंडीशनों में सही नहीं बैठेगा। जैसे हमने आपसे कहा कि आप यहां से यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे गए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गए। अब केवल यही एक रास्ता है, आपने यहां से यहां दूरी तय की, तो यह आपकी दूरी हो जाएगी। तो यही दूरी तो आपके विस्थापन के बराबर भी तो होगी। यहां पर यही दूरी आपकी विस्थापन के बराबर ही तो होगी। यहां पे आप कौन सा शॉर्टकट मार के जाएंगे? इधर से तो जाएंगे, ये तो और लंबा पड़ जाएगा। क्या इधर से जाएंगे? ये तो और लंबा पड़ जाएगा। अब आप कहो हम चले ही ना, आप कहो हम चले ही ना, है ना भैया? तो आप ना तो कोई दूरी तय करेंगे, ना तो विस्थापन होगा। तो यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि विस्थापन दूरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि घरवा तो पास में ही है, आप कहोगे घर घर तो पास में ही है, लेकिन जब आप सड़क सड़क के अनुसार रास्ता तय करते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे मेरा घर तो 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है। यानी अगर हम तिरछा नापेंगे, यानी हम विस्थापन अगर करेंगे, तो हम जल्दी पहुंचेंगे। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन सीधा एक जगह से उड़ता है और विस्थापित करके चला जाता है दूसरी जगह। अब वही आप सड़क से जाओ तो आपको लंबा पड़ेगा, लंबा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे अगर ये आपकी कोई बाउंड्री है, बाउंड्री के उस पार आपका घर है, तो आप उसको विस्थापन करके तोड़ के तो थोड़ी ना जाएंगे। अगर आप विस्थापन करना चाहते हो तो आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी आपको शॉर्टकट रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और जब आप दूरी तय करके आगे जाओगे, जब आप दूरी तय करके जाओगे तो आपको वो ज्यादा पड़ेगा। यानी जो दूरी है, दूरी बड़ी होती है किससे? विस्थापन से। लेकिन सभी कंडीशनों में ऐसा नहीं है। किसी किसी कंडीशन में दूरी तो आप तय कर लेंगे, लेकिन विस्थापन शून्य हो जाएगा। और जितनी दूरी एक कंडीशन में जितनी दूरी आप तय करोगे उतना ही आपका विस्थापन होगा। पहली कंडीशन हमने देख ली कि दूरी विस्थापन से बड़ी होती है। दूसरा कंडीशन, दूरी विस्थापन के बराबर होगा। तीसरा कंडीशन, दूरी विस्थापन यानी दूरी तो कुछ ना कुछ तय करेगा, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। और जो विस्थापन शून्य होता है वो वृत्तीय पथ की गति में होता है। जब हम वृत्तीय पथ पर गति करते हैं तो वहां पर शून्य हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। इसके बाद हम आपको सदिश और अदिश राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा आएगा सदिश और अदिश का गुणन, यानी दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है भैया? तो लगभग 2 क्लासें और आपकी बची हुई हैं। इन 2 क्लासों में हम आपको सदिश और अदिश राशियां खत्म कर देंगे। क्योंकि बहुत गर्मी है, अगर मैं पंखा चलाऊंगा तो पंखे की आवाज आएगी, और पंखा मैं चला नहीं सकता, एसी ओसी तो लगाया नहीं है, अभी शुरुआत ही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आ रहा होगा, हालांकि समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, समझ में आ भी रहा होगा आप लोगों को, तो सपोर्ट करिएगा हमारा, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बस गर्मी की वजह से मैं जा रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। आप सबको जय हिंद।